माइक्रोसॉफ्ट, हर बड़ी कंपनीज़ कभी भी आपकी डिग्री के बारे में नहीं पूछते। वहाँ पे आपके पास स्किल सेट लिखा होता है। आप चैट जीपीटी ने मुझे लगता है हमारे काम को आसान किया है, और चैट जीपीटी हमें कभी नहीं रिप्लेस कर सकता। हेलो एवरीवन, मैं तृप्ति पांडे चैनल डिकोडर्स की तरफ से उपस्थित हूँ। वैसे तो डिकोडर्स आपके बीच में काफ़ी जाना पहचाना सा नाम हो चुका है, क्योंकि आपके कठिन से कठिन प्रश्नों को भी काफ़ी आसानी से डिकोड करके आपके सामने पेश करता है। और आपको ये जानकर भी खुशी हुई कि डिकोडर्स ने अपना जिस पर फिलहाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी थर्ड ईयर के सीएस पेपर के एक सुपर 30 नाम की सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें रोज सारे पेपर के 30-30 क्वेश्चन हैं। चलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम आज की टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक नया इनिशिएटिव है, जिसका नाम है गाइड टू ब्लाइंड। जी हाँ, तो इस कड़ी की पहली श्रृंखला में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत मिस्टर पीयूष कांत त्रिपाठी जी से, जो कि हमारे सुपर 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 सीनियर हैं। हम इन्हीं कॉलेज में इनके बाद आए, इनके बारे में काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कहानियाँ सुनी, लेकिन फिर भी हमारी जिज्ञासा जानने की कम ना हुई। चलिए आज इन्हीं से सुनते हैं, इन्हीं की जुबानी। वेलकम पीयूष जी। थैंक्स फॉर इंट्रोडक्शन। अच्छा लग रहा है एक ऐसे परिवेश में जहाँ मतलब आप एकदम बिगिनर पर्सन रहते हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको बोलना नहीं पता है, आपको कैसे चलना है नहीं पता है, आप बैग टांग के आते हैं, फिर उसके बाद अचानक से आप जाते हैं, प्रमोशन करना शुरू करते हैं और 250-300 लोगों के बीच में बोलते हैं और अपने किसी भी एक एक्टिविटी का आप प्रचार करते हैं, तो जिससे चीज़ों का जो बहुमुखी प्रतिभा होता है वो विकास आपको दिखता है। और ये सब इस माहौल में मैं यहाँ से निकला और काफ़ी चीज़ें बदली, और आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ में मिलके। और इस तरह से इंट्रोडक्शन के लिए पता थैंक है यू। आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपके वहाँ वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग एरिया क्या है? वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग एरिया के बारे में बात करें तो देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आप वहाँ के लोगों की, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। वो आप वहाँ पे एक एज ए रिसोर्स जाते हैं, तो रिसोर्स जाते हैं तो आप रिसोर्स की तरह काम करेंगे, यानी उनकी कोई भी एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप वहाँ पे दे रहे होते हैं। आप वहाँ पे अगर एक आईटी फील्ड की बात करें तो एक फ़नी वे में बताऊँ तो अचानक से फ़ोन आता है कि सर मेरा अमेज़ॉन नहीं चल रहा है, तो मैं जवाब देता हूँ कि नहीं, मैं तो अमेज़ॉन बनाया नहीं हूँ। तो आपको एज ए रिसोर्स आईटी फील्ड में आपसे एक्सपेक्टेशन जो होती है, आपको मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको खुद को एम्पावर करना होता है और इस बेसिस पे आप ग्रोथ कर सकते हैं। और मेरी जो वर्किंग कैपेसिटी की बात करें तो मैं वहाँ पे एज ए PHP डेवलपर हूँ, मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट पे हूँ और मल्टीपल फील्ड्स में काम करता हूँ, जैसे AI के थ्रू, और मेरा मशीन लर्निंग पे भी काम है। वहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे काम होती है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब काफ़ी कुछ जानने को मिला। अब आइए, कुछ हमारे दर्शक भी हैं, वो भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे, तो चलिए उनसे मिलते हैं। अगर आपको असुविधा न हो तो आप अपने पारिवारिक परिवेश और अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मतलब ग्राउंड लेवल पे इतनी हायर एजुकेशन करना कैसे पार पाना कितना मुश्किल रहा आपके बारे में? मेरी एजुकेशन बहुत हायर नहीं है, MCA कोई भी कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत आपका बैकग्राउंड बहुत हाई फाई होना चाहिए, कोई भी नॉर्मल पर्सन कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सब इन हायर एजुकेशन पे ही जाएं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हर बड़ी कंपनीज़ कभी भी आपकी डिग्री के बारे में नहीं पूछते। वहाँ पे आपके पास स्किल सेट लिखा होता है। आप वो स्किल सेट, ज़रूरी नहीं कि आप हायर एजुकेशन में हो, आप MCA कर लें, आप BCA कर लें, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और कहीं से भी मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है। किसी भी जॉब के लिए आपको स्किल आनी चाहिए। मार्केट में आप जाते हैं, वहाँ पे किसी की प्रॉब्लम आप कितने हद तक सॉल्व कर सकते हैं, आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर सकते हैं, आप उतने हाई प्रोफाइल के पर्सन माने जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बात करें मेरी फैमिली बैकग्राउंड की, तो मैं एकदम बिलो एवरेज फैमिली से कह सकते हैं। मेरा ऐसा कुछ बहुत हाई फाई बैकग्राउंड नहीं रहा, बस चलते गए, मतलब जो करना था कर लिया, और एक लक्ष्य था कि हाँ ये करना है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए करता गया।
तो कुछ ऐसा फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा नहीं था। बस मैं आप जैसे सबके जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट था और बस पढ़ता गया। तो आपने प्राइमरी एजुकेशन उसके बाद हायर स्कूलिंग कहाँ से की, उसके बारे में कुछ? प्राइमरी एजुकेशन मेरा एकदम एक गांव के स्कूल में हुआ था। इसके बाद मैं जब 9-10 में गया तो उस समय मैं साइकिल से जाता था लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर पढ़ने। और ऐसा ये वजह नहीं थी कि मैं एकदम पुअर फैमिली से था या ऐसी, ये कोई वजह नहीं थी। बस मेरे फादर का ऐसा था कि आप किसी भी चीज़ के लिए अगर उसको संघर्ष से पाते हैं, आप स्ट्रगल करके किसी चीज़ को पाते हैं तो आप उसकी वैल्यू करते हैं। तो अगर आप एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आप अगर 15 से 20 किलोमीटर आप साइकिल से जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तो आप ये नहीं सोचोगे कि आज कॉलेज बंक कर देते हैं, आज ये क्लास बंक कर देते हैं, आज क्लास में नहीं बैठते हैं, आज नोट्स नहीं कंप्लीट करते हैं। तो फिर आप उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन को छोड़ना होगा। आप रिलैक्स में आ जाएंगे, रेस्ट मोड में आ जाएंगे तो आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो ऐसे केस में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपने लाइफ को स्ट्रगल देना चाहिए। तो आप अपना ग्रेजुएशन जो कि मतलब बैचलर ऑफ साइंस उसने AU से किया, तो उस समय आपके कॉलेज की शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताइए। मतलब जैसे स्कूल से कॉलेज लाइफ में स्विच हुए तो कैसा फील हो रहा? शुरुआती दिनों में मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। और ये एक एजुकेशन में मुझे लगता है कि कभी भी लैंग्वेज वेरिएशन, लैंग्वेज जो है कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन में कभी भी लैंग्वेज की वजह से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको कोई भी चीज़ एक बिना लैंग्वेज के भी समझाई जा सकती है। अगर वो बात की जाए साइंस की, साइंस कभी भी लैंग्वेज पर डिपेंड ही नहीं करता है। और मैं एज ए साइंस स्टूडेंट था तो थोड़ा सा उसमें ऐसा लगता था कि शुरुआत में थ्योरी के पोर्शंस जब ज़्यादा होते हैं तो लगता है कि यार ये तो समझ से बाहर है। तो फिर आप धीरे धीरे उसको कवर करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं तो कहीं भी लैंग्वेज का मतलब ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर आप सीखने जाते हो। तो वो एक थोड़ी सी ऐसा लगता था कि मैं कहीं लैग कर रहा था। घर पे फ़ोन करता था और रोता था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। और मैं एकदम नॉर्मल से स्टूडेंट था। फर्स्ट ईयर तक ऐसे ही चला। सेकेंड ईयर में फिर मतलब होता है ना कि आपके दिन बदलने लगते हैं। तो वैसे ही जब अपने मिलते हैं तो दिन बदलने लगते हैं। तो सर से मिला, उसके बाद कुछ नए फ्रेंड्स बने जिनके साथ में धीरे धीरे शुरुआती दिन फिर मैं बदलने लगा। और मेरी स्पीकिंग लेवल और ये सब चीज़ें थोड़ी सी ग्रोथ हुई और फिर मैं आगे करता गया। फिर मैंने MCA करा। MCA में भी फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए और फिर इसी तरह से चीज़ें चलती गई। तो जितना मतलब हमारे रिसर्च से हमें पता चला है कि आपकी ग्रेजुएशन लाइफ की जर्नी उतनी स्मूथ नहीं रही, कुछ ट्रेजेडी होने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो कृपया उसके बारे में कुछ बताएं। एक कहावत है, पेन इज़ मॉडेटरी बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। पेन है, थोड़ा सा होता है, बट आप उस पर कब तक सफ़र करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि आप क्या चाहते हैं कि आप उससे सफ़र करना चाहते हैं या उस पेन से रिलीफ पाना चाहते हैं। अगर मेरे सामने एक बुखार की दवा रखी हो और मैं बुखार से तप रहा हूँ और मैं वो दवा नहीं खाता हूँ, तो क्या मैं बुखार से ठीक हो पाऊँगा? बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मेरे सामने दवा रखी है, मैं उस दवा को खाऊँ और ठीक हो जाऊँ। तो उस प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करना है, प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। और उसके लिए ऑप्शंस आपको आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स और कहीं ना कहीं एक भगवान की भी कह सकते हैं कि ऐसी आपके साथ में ऐसा सपोर्ट होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपको डिसीजन लेना है और डिसीजन लेने के बाद उसको सही प्रूफ करना आपका काम है। कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता। डिसीजन को आप कैसा प्रूफ कर पाते हैं ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको गलत प्रूफ कर देते हैं, आप कैपेबल नहीं हैं कि वो सही हो या गलत हो। आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप किसी भी डिसीजन को गलत या सही प्रूव कर सकते हैं। तो आपने फिर से AU से ही MCA किया, तो उसको चुनने के पीछे क्या मोटिव था? मोटिव ऐसा था कि
मैंने बीएससी के बाद बीएससी के समय ही मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था और कंप्यूटर साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो ऐसा लगता था कि एमसीए एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ। मेरे प्रोफेशनल लाइफ भी और मेरी एकेडमिक लाइफ भी दोनों ही चल पाएगी। वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन थे, मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकता था, मैं फिज़िक्स में भी जा सकता था, बट थोड़ा सा कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने की वजह से मुझे लगा कि मैं अगर एमसीए फील्ड में जाता हूँ तो मेरा एकेडमिक भी कंप्लीट होगा, साथ में मैं प्रोफेशनल चीज़ें भी सीख पाऊँगा, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, मैं हैंडहेल्ड डिवाइसेस पे काम कर पाऊँगा, मैं एआई पे काम कर पाऊँगा। तो बीइंग अ एमसीए पर्सन, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है रेदर देन अलग अदर जो फील्ड्स हैं उसमें आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो इस वजह से मैंने एमसीए को चूज़ करा। ऐसा कोई बड़ी वजह नहीं है कि कोई एमसीए करे वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है या किसी बड़ी कंपनी में जा सकता है, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। वो कोई भी पर्सन हो सकता है। मैं देखता हूँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जो बीए के रहे हैं और मैंने उनको ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग के बाद वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आज के इस पीरियड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अगर वो अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसमें ही उन्होंने लिख दिया BCA-MCA, तो उस जगह पे आपको ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके लिए वो सीधे स्किल्स मांगते हैं कि आपकी स्किल्स ये है, आपको जावा आती है, आपको पाइथन आती है, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो फिर काम करते हैं। अगर कोई एस्पायरेंट मतलब आज के दौर में अगर देखा जाए तो अगर जो आपका जॉब प्रोफाइल अगर उसे फॉलो करना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए? जॉब प्रोफाइल किसी एक पर्सन की फॉलो करना उचित नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आपको क्या पसंद है। आप एक ऐसी प्रोफाइल चूज़ करिए जिस पे आप काम करते समय आप अपना सोना, अगर आईटी फील्ड की बात करें तो आप अपना सोना, खाना पीना सब कुछ भूल करके आप जिस काम को कर सकते हो उसी को अपनी प्रोफाइल चूज़ कर लीजिए, वही आपको सब कुछ दिलाने वाला है। आप भूल जाइए तो वो जब आपके अंदर का इंटरेस्ट होगा तो आपको किसी प्रोफाइल की चूज़ आपके अपने आप उसमें आप बढ़ते चले जाएंगे। तो किसी भी डिग्री की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मैं नहीं समझता हूँ। आप जिस फील्ड को चूज़ करते हैं, जिसको करने में आपको मज़ा, अब एक सवाल ये आता है कि सर कैसे पता करें किस में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आप करते करते आपको आ जाता है। आप कभी कभी आप किसी एक अच्छे पोएट को देखते हैं तो लगता है मैं बहुत अच्छा पोएट बन सकता हूँ, किसी राइटर को देखते हैं तो हाँ मैं बहुत अच्छा ऑथर बन सकता हूँ, आप किसी देखते हैं बाइकर्स को तो मैं बहुत अच्छा व्लॉग बना सकता हूँ, मैं एक बाइकर बन जाऊँ। लेकिन जब आप करेंगे ना तो आपको उसमें अपने आप ही मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा और वो किसी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। अगर लाएंगे भी तो आप अंतर मन से संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। तो मैं जिस फील्ड में हूँ, मुझे अगर आप बैठा दीजिए तो मैं भूल जाता हूँ दिन कब हुआ रात कब हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का इंटरेस्ट आपके अंदर जिस फील्ड में भी डेवलप हो जाए, आप कुकिंग करते हैं उसमें आपका है तो आप उसको अपना पैशन बना लीजिए। किसी को देख करके उसकी प्रोफाइल फॉलो करना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो सकता है, आपके रिश्तेदारों के लिए अच्छा हो सकता है, शर्मा जी के बेटे के लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई एस्पायरेंट है मतलब वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी फील्ड को चूज़ करता है लेकिन वो इसे अचीव नहीं कर पाता, तो उसका अल्टरनेटिव भी कोई उसे फॉलो करना चाहिए? अल्टरनेटिव कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बढ़ रहा है, तो अगर वो उसमें नहीं कर पा रहा है तो एक समय के बाद जाने के बाद उसके पास ऑप्शन होता है, वो बैक कर सकता है। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। और मैं थोड़ा सा इसके बिल्कुल मुझे नहीं लगता ये चीज़ ज़्यादा जायज़ है कि फेलियर से आप सीखते हो, फेलियर से नहीं सीखते हो। जो पहले से फेल हो चुका है उससे सीख लो ना, ज़रूरी आप फेल होकर सीखो। अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी और फील्ड में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अल्टरनेटिव की बात करें तो आप किसी एक फील्ड में जाते हुए कोई ना कोई आपका एक ऐसे इंटरेस्ट होगा जो अलग होगा उस फील्ड से। जैसे मैं अगर कंप्यूटर साइंस से हूँ तो इसके अलावा मुझे एस्ट्रोलॉजी पसंद है तो मैं उस फील्ड में चला जाऊँगा।
सबके पास ऐसे कुछ न कुछ एक ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें आप जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें कर सकते हैं। अल्टरनेटिव आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। किसी एक पर्सन के अल्टरनेटिव को आपके लिए फिट हो ये ज़रूरी नहीं। किसी एक पर्सन के बॉडी पे जो कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको भी आउटफिट वो अच्छे हों, आपके लिए अलग होंगे। तो आप अपने हिसाब से खुद चूज़ करिए, उस पे चलिए। किसी के बताए हुए पे चलना मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प नहीं करेगा। लेकिन आप अपने आसपास में देखें कि लोगों की क्या डिमांड है, मार्केट में क्या चाहिए। आप डेली कम से कम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ाएं। अगर आप फिज़िक्स में हैं तो आप कोई एक नया फार्मूला सीखें, उसको डेराइव करना, वो अपने एक पर्सनल इंटरेस्ट से करिए। कुछ नहीं हो पा रहा है 2 किलो वज़न ही बढ़ा लो। कुछ ना कुछ लाइफ में डेली अचीव करने चाहिए और वही आपके लिए आगे चल के हेल्प करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सेटिस्फैक्शन रिजल्ट्स टू नो न्यू इन्वेंशन, और भाग्यवश ह्यूमन नेचर सेटिस्फाई होने का है भी नहीं। तो अगर आपको मौका मिले कुछ नया करने का, कुछ नया चीज़ आविष्कार करना है, तो आप क्या करना चाहेंगे इस टेक्नोलॉजी के जगत में? टेक्नोलॉजी में आविष्कार सोचने पे नहीं होता। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं जब क्लास 7th में था तो मेरे पास इंटरनेट नहीं था, मैं गांव से था, मेरे पास एकदम ऑप्शन नहीं था और मैंने गूगल को खुलते हुए भी नहीं देखा था। तो मैं ऐसे जाता था मार्केट में, दूर एक जगह वो पर्सन गूगल ओपन करता था तो मैं देखता था कि एक छोटा सा फ़ोन था उसके पास और वो उस फ़ोन से इंटरनेट चलाया करता था। तो मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था, तो फ़ोन अरेंज किया और उसमें उस समय एक USB थ्रेडिंग हुआ करता था और नोकिया के फ़ोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन आता था, नोकिया PC सूट। तो मैं उसका यूज़ करके और एक पुराने से लैपटॉप में मैं इंटरनेट चलाया करता था। तो वो मेरे लिए आविष्कार था। वो जब जिस दिन मेरे पास सामने गूगल खुला तो उस पर पहले लिखता था आर यू फीलिंग लकी, तो मैं उस पर कम से कम 10 बार क्लिक किया होगा, क्योंकि मैं पहली बार अपने लैपटॉप में गूगल खुलता देख रहा था। समय के साथ जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कभी कुछ कर रहे होते हैं। मेरे पास प्रोग्रामिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे साथ में एक ऐसा टास्क आया कि लगभग 500 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाना था, सबको एडमिट कार्ड जाना था, सबके लिए एग्ज़ाम सीट होनी थी। अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए मैंने प्रोग्रामिंग को चूज़ किया। सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, मेरी जर्नी प्रोग्रामिंग की शुरू हो गई। मैंने उसमें किया, मुझे मज़ा आया, मैं करता चला गया। तो आपके डेली लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उसको पकड़िए और उसको सॉल्व करिए, वही आपके लिए आविष्कार होगा। आप हर दिन एक नया आविष्कार करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता। आप उसको नोट डाउन करते चले जाओ, एक दिन में वो आपके बड़े आविष्कार और रिसर्च पेपर के रूप में प्रतिष्ठित होगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं, कुछ ना कुछ नया मार्केट में आया जा रहा है। जैसे अभी हम लोग देखें जो कि ChatGPT, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने अपना सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तो ऐसी चीज़ें आपकी जॉब प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इफेक्ट करती हैं? क्या उससे फेस करना पड़ता है? क्या नया सीखने को मिलता है उसमें? ChatGPT ने मुझे लगता है हमारे काम को आसान किया है, और ChatGPT हमें कभी नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि ChatGPT को तो हमने बनाया है ना कि ChatGPT ने मुझे बनाया। तो हाँ, वो स्मार्ट तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास कई पर्सन की एक साथ शक्तियाँ आ गई हैं। तो आप धीरे धीरे उस फील्ड में भी ग्रो करें और आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट से करें। आपको टेक्नोलॉजी के साथ में खुद को इन्हेंस करना चाहिए, और जब आप करेंगे वो आपके अंदर खुद से आएगा, नहीं मुझे ये चीज़ जाननी चाहिए। और कंप्यूटर साइंस की फील्ड एक ऐसी है कि डे बाय डे नए चेंजेस आते हैं। किसी की वर्जन में चेंज हो गया तो सिंटैक्स चेंज हो गया। लॉजिक तो सबका सेम रहने वाला है, लॉजिक नहीं चेंज होने वाला, लेकिन सिंटैक्स चेंज हो गया। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंक्शंस डिप्रिसिएट हो जा रहे हैं। तो आपको खुद से इन्हेंस करना होगा, और AI तो हमारे काम को आसान करता है, और हमको उसमें जानना चाहिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। हमको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। और अब डे बाय डे में आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, इन्हेंस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप किसी भी फील्ड में हो,
वो आपके एक अच्छी चीज़ को भी बुरी बना सकता है। कहा जाता है नीम हकीम खदरे जान। तो आप किसी समय ज़्यादा जान रहे हो, जब वो चीज़ बढ़ती गई तो उसके बढ़ने के साथ आपको भी बढ़ना पड़ेगा। कोई फील्ड बढ़ रही है तो आप उसके साथ नहीं बढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज तो एक छोटी हो गई ना। तो इसलिए एटलीस्ट आप उस एरिया में हमेशा रहिए जिस एरिया से आपने शुरुआत करी थी। धीरे धीरे खुद को एक्सपेंड करते जाइए। जैसा कि मैंने कहा, डेली आपको कुछ ना कुछ अचीव करना चाहिए, तो अपनी नॉलेज को अचीव करें। तो जैसे हम लोग जब स्टूडेंट रहते हैं तो कुछ गलतियां भी होती हैं, तो कोई ना कोई गाइड करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए होता है। लेकिन जैसे हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में घुसते हैं तो अपनी सारी चीज़ें खुद से करनी होती है, हम अब किसी को गाइड करने स्टार्ट करते हैं। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ कॉलेज लाइफ से कैसे अलग रही? मुझे लगता है कि कॉलेज लाइफ में गाइड करने वाले जिस तरह से लोग होते हैं, वो एक शुरुआती दौर होता है। आप जब कॉलेज लाइफ में आते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ वहीं से स्टार्ट हो चुकी होती है। आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो उस दौरान आप ऐसे सिचुएशन से खुद ही लड़ रहे होते हैं कि आप खुद ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे इर्द गिर्द ही होता है, हमारे आसपास ही होता है। क्या होता है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आपको वहाँ जब गाइड करने वाला नहीं होता है तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद ढूंढना होता है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएं, अपने कलीग्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जिस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एटलीस्ट एक ऐसी नोट्स बनाइए जिसको आप प्रिपेयर करते जाइए। रोज़ एक नई प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसको अपने कलीग्स के साथ में शेयर करिए। मैंने देखा है ऐसे जो पर्सन होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो उनकी ग्रोथ नहीं होती। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने कलीग्स के साथ शेयर करना चाहिए। एज ए पर्सनली मैं बताऊं तो मैं जब कभी भी किसी सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, बीइंग अ डेवलपर आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। आप क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते हो कि सर्वर डाउन है तो ये सर्वर टीम का काम है। आपके पास जब आपका कोड फटता है, आपका एप्लीकेशन क्रैश होता है, आपकी API नहीं चल रही होती, तो आप उस समय किसी थर्ड पार्टी को दोष देने नहीं जा रहे होते हो। आपको सब कुछ खुद ही सॉल्व करना होता है। तो उस समय पे फॉर अ टाइम बीइंग आपको खुद ही सॉल्यूशन ढूंढना होता है, और उस सॉल्यूशन को आपने लिख लिया, अगली बार वो सॉल्यूशन आप किसी और कलीग को काम आ सकता है। तो प्रोफेशनल लाइफ को इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप अगर किसी का गाइड बनेंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं आपको उस तरह से हेल्प मिलती रहेगी। तो अपने गाइड खुद बनना पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में। तो आगे हम ये जानना चाहेंगे कि इस 8 बिलियन क्राउड में काफ़ी मुश्किल है कुछ यूनिक बन पाना, लेकिन फिर भी कोई ना कोई यही चाहता है कि हम कुछ यूनिक बने, कुछ अलग करें। तो किसी को कुछ अलग करने के लिए क्या करना चाहिए? वही जो 8 बिलियन लोग ना कर रहे हों, यानी कि आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको आप सॉल्व करते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। चैट GPT की बात करें तो AI बेसिस पे इसके पहले भी सिरी और गूगल के टूल्स हुआ करते थे, लेकिन चैट GPT टेक्स्ट के फॉर्म में एज ए ह्यूमन रिस्पॉन्स करने वाला पहला टूल बना। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि एक जिस मार्केट में है, जिस ऑडियंस के पास में है, उस 8 बिलियन लोगों को क्या पसंद है, या उन 8 बिलियन की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन कहीं नहीं है, हम उसका सॉल्यूशन दें। जैसे अगर आपका ध्यान अपने आप जाना चाहिए, आप खुद चारों तरफ, एक बात कही जाती है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो अपने कान बड़ा कर लीजिए। कान बड़ा करने का मतलब ये है कि आप चारों तरफ से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आप अपने लक्ष्य की तरफ रहिए। आपको जो करना है, जिसमें जाना है, उसके बारे में सोचिए, समझिए और सुनिए, उसी पे काम करिए। कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन सबसे बेहतर तरीके से आप दे सकते हैं तो आप यूनिक बन जाएंगे। चलिए, अब कुछ सवाल आपसे जुड़े हम जानना चाहेंगे। जैसा कि मुझे सुनने में आया कि आप आज तक थिएटर्स में मूवी देखने नहीं गए, तो इसके पीछे क्या कारण है? इतना सेल्फ डिपेंडेंट और मतलब मैच्योर होने के बाद भी अभी तक नहीं गए, तो इसके पीछे क्या कारण है? एग्जैक्टली, आपने खुद ही आंसर दे दिया, क्योंकि मैं मैच्योर हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जिस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, मेरा जिस पाथ पे मुझे चलना है, जिस जगह मुझे पहुँचना है, क्या उसके लिए
थिएटर जाना ज़रूरी था? क्या उसके बिना मैं थिएटर के बिना मैं उस तक नहीं पहुंच सकता था? तो उस जिस जगह मुझे जाना था, थिएटर उसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा एक मानना है, जिस समय मैं जिस एम को टारगेट करता हूँ, मैं उस समय उसको सोच रहा होता हूँ। मैं कभी कभी होता क्या है कि सपने में भी चीज़ें आती हैं, तो मैंने अपना लैपटॉप सपने में भी ऑन किया है, क्योंकि हमेशा आप जब जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं उसी के बारे में सुन रहे होते हैं, हर तरफ से आप उसी के बारे में कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें थिएटर मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था, इसलिए मैं थिएटर नहीं गया। ऐसा कोई रीज़न नहीं रहा है थिएटर से। मैं कुछ ऐसा नहीं कि मैं बहुत हेट करता हूँ, मुझे नहीं पसंद है, बस क्योंकि वो उसमें मेरी मदद नहीं करने वाला था। मेरी मदद करने वाले थे यूट्यूब, मेरी मदद करने वाला था विकिपीडिया, मेरी मदद करने वाले थे मैगजीन्स। तो मैंने उसको पढ़े और उससे इन्हेंस किए। मैं बचपन से विज्ञान प्रगति पढ़ते हुए आता था, उसमें एक अभिनव चौरे का लेख आता था, मैं उसको पढ़ता था। उस समय मैं क्लास 11th में पहली बार IoT का नाम सुना था, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट हुआ करता था। तो फिर मैं वही ढूंढता था, उसी के बारे में पढ़ता था। जिसको थिएटर में इंटरेस्ट है वो थिएटर के बारे में पढ़ेगा, थिएटर के बारे में जानेगा। तो मुझे उसमें हेल्प नहीं करता था थिएटर, इसलिए मैं थिएटर नहीं गया। ऐसा कोई पर्सनल रीज़न। तो एज ए जनरल ट्रेंड देखा जाए तो लड़कों को क्रिकेट के प्रति काफ़ी रुचि होती है, लेकिन आपको वो भी देखना पसंद नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण था? क्रिकेट मैं थोड़ा सा लैपटॉप के अंदर की बैटिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे सामने ये बग है, ये कोड है, ये फिक्स करना है, ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करना है, तो मैं उसकी बैटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। हाँ, ये है लोगों के स्टेटस दिखते हैं, स्टोरीज दिखती हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा ऐसा नहीं है, एज ए जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट रखता हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मेरे सामने जब मैं फोकस्ड होता हूँ, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसी को ढूंढ रहा होता हूँ। तो इस वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं। मेन क्या है कि जो एम है उस पर टारगेटेड रखिए, और जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं अपनी लाइफ में कई बार फेल हुआ, कई सारे प्रोजेक्ट्स पे फेल हुआ, क्योंकि वजह हुआ करती थी कि मैं एक साथ बहुत सारे काम कर रहा होता था। जब आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो आपको फेलियर दिखता है। आप टारगेटेड रहिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को बढ़िए। हम लोग मल्टीटास्किंग नहीं हो सकते ना, हम कंप्यूटर नहीं हैं। कंप्यूटर को हमने बनाया पर हम कंप्यूटर नहीं हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई रहती है, जब मतलब बचपन में या फिर कभी कॉलेज लाइफ में रहे हो, तो अपने लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताइए जिससे आपको कुछ सीख मिली हो, कुछ सीखा हो नया। इंसिडेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपके पास प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम को आप कितने इजीली टैकल कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मेरे एक कलीग हैं, वो मुझसे जूनियर में है, तो मैंने उनको एक SMS इंटीग्रेशन के लिए दिया। तो उनका जवाब था कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, ही इज़ अ बीटेक गाय। बट मुझे लगता है कि मेरे पास किसी समय BSc में ही मेरे पास प्रॉब्लम आई कि लोगों को SMS जाना है, तो मैंने उस पर रिसर्च करी, मैंने उसको ढूंढा और मैंने किया। तो आपके पास जब एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसका जो सल्यूशन होता है वो आपको ज़्यादा हिंट करता है, मतलब आपकी लाइफ को वही चेंज करता है। मेरी लाइफ में वही एक ऐसा पार्ट था जिसने मुझे पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। शायद मैं फिज़िक्स पढ़ता, शायद मैं कुछ और कर रहा होता, बट उतना अच्छा नहीं कर पा रहा होता। बट ऐसे ही चेंज हो जाते हैं जब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आता है। तो आज की बात यही ख़त्म करते हैं। बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, योर टाइम, फॉर योर टाइम, योर आइडियाज़ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।